सेठी साहब, आज मेनू में बहुत कुछ है। आप क्या पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है खान साहब से शुरू किया जाए। योर फेवरेट perennial hot subject. You want to cook something? No, I don't want to cook something. Something is cooking or not cooking. That's the question. So I want to say कि क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? बिल्कुल समझने की हम भी कोशिश करते हैं जब आप हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, और कुछ चीज़ें उसमें बिल्कुल वैसे ही हो जाती हैं जैसे आपने कहा था कि एहतजाज मना नहीं है हमारे आइन में, तो उस बयान को कोर्ट बार बार इमरान खान साहब ने किया। फिर आपने माफ़ी के हवाले से भी एक बात की थी कि वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि माफ़ी का मतलब है एतराफ़ जुर्म, इस तरह से तो वो कटहरे में आ जाएंगे। और वही बात आज इमरान खान साहब ने की। तो मेन्यू में इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो गुफ्तगू है। दूसरा ये कि बांग्लादेश में क्या हुआ, उसकी पाकिस्तान के साथ क्या रेलेवेंस है। ये हमारा 9 मई वहाँ रिपीट हुआ है, या जो 2014 में पाकिस्तान में तब्दीली लाने की कोशिश की थी, कुछ वैसी तब्दीली है, या 2018 में जो तब्दीली आई वो वहाँ पर अपलोड हुई है। इसके अलावा आज आर्मी चीफ़ ने जो बातें की हैं, 2-3 ऐसी बातें हैं जिन पर चाहिए होगी हमें आपकी नज़र के उससे उनकी क्या मुराद है, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म क्या है, ये भी आर्मी चीफ़ ने आज बताया। लेकिन वही बात आपकी चॉइस थी कि मेन्यू में सबसे पहले सर्व किया जाए उन बयानात को जो इमरान खान साहब के हैं। वो इसलिए भी अहम है कि हमें लग रहा था कि पैचअप की कुछ कोशिशें हो रही हैं, और आपने भी बता दिया, तस्दीक कर दी कि हाँ जी कोई सिलसिला चल निकला है, बात चल निकली है। उसमें यह कि पहले उन्होंने इशारा दिया कि माफ़ी, फिर एकदम वो पलट गए हैं और उन्होंने कहा माफ़ी किस बात की, माफ़ी तो वो मांगता है जो गलती करे, गलती तो नहीं की, और अगर आप समझते हैं गलती हुई है तो आप सबूत दें, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। उसके साथ साथ उन्होंने DGISPR पे भी तनकीद की और कहा कि इज़्ज़त सिर्फ आपकी है, मैं एक अवामी लीडर हूँ, जिस तरह से मुझे अरेस्ट किया गया, माफ़ी मांगना आपका बनता है। आपसे हमें ये जानना है कि इतने सॉफ्ट बयानात के बाद और अपने लोगों को मना करने के बाद कि आपने फ़ौज मुखालिफ बयान नहीं देना और ऐसी कोई बात नहीं करनी, खिलाफ कानून कुछ नहीं करना, एकदम से इमरान खान साहब ने ये यूटर्न लिया है, हार्ड लाइन क्यों ले रहे हैं वो इस तरह की? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं वजाहत कर दूं कि मैंने ये नहीं कहा था, और ये PTI वाले इसको काफ़ी उछाल रहे हैं और शायद बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि रास्ते खुल रहे हैं, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा था आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होगी, कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन ये होती हैं जिसमें ये ना तस्लीम किया जाए कोई बातचीत हो रही है, मगर कुछ बात चल रही होती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि रास्ते खुल रहे हैं। अच्छा, इसीलिए आर्म्स लेंथ होता है। अगर डायरेक्ट नेगोशिएशंस हों तो फिर ये होता है कि कोई बात निकलेगी। अगर इनडायरेक्ट हो, लोगों के ज़रिए हो, तो इसका ये मतलब है कि अभी सिर्फ जिसे कहते हैं ना, बर्फ़ थोड़ी सी हल्की सी मेल्ट करने की कोशिश की जा रही है, मगर ये नहीं कि जी पानी बन गया और अभी आराम से बैठ के एक गिलास से दोनों बंदे पिएंगे। ठीक है। अच्छा, अब और फिर मैंने उसके आगे ये भी कहा था कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेशकदमी हो रही है, आर्म्स लेंथ पेशकदमी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी। ये किसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। और ये जो नरमी खान साहब शो कर रहे हैं, ये फिर यू टर्न होगी। ये मैंने ये सारी बातें कही जी। अच्छा, वो मैंने क्यों कहा था, आज उसी की वजाहत कर दूं ताकि आपको पता चले अब आगे जो खान साहब ने आज जो बातें कर रहे हैं वो किधर ले जा रहे हैं। बात यह है कि खान साहब गंडापुर साहब की जिम्मेदारी लगाई थी कि आप जाएं और राब्ते क्रिएट करें, और क्योंकि खान साहब ने पहले ये कहा कि हम सिर्फ ताकतवर हल्कों के साथ ही बात करेंगे बिकॉज वही बेसिकली दे मैटर, ये गवर्नमेंट तो नाइदर है ना पपेट गवर्नमेंट, इनसे क्या बात करनी है, तो जो लोग लाने वाले हैं या निकालने वाले हैं उनसे बात करेंगे। तो खान साहब ने रास्ता पहले ये एक प्लानिंग करके उसके तहत ये बातें शुरू कर दी थी। उसके बाद गंडापुर साहब के ज़रिए, जो कि गंडापुर साहब एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, इसीलिए उनको रखा हुआ वहाँ, क्योंकि गंडापुर साहब राब्ते में हैं वहाँ के लोकल कोर कमांडर के साथ, और इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। अच्छा। ये भी स्टेशन कमांडर ISI और MI के जो लोग होते हैं, वो पहला कदम वो होता है। और अगर बात कोई थोड़ी ज़्यादा आगे बढ़नी हो तो फिर कोर कमांडर तक बात जाती है। कोर कमांडर के बाद फिर जाती है बात, अगर जानी हो तो फिर जाती है ISI के हेडक्वार्टर्स में, और फिर ISI के हेडक्वार्टर से चीफ तक जाती है। तो रास्ते बहुत लंबे होते हैं। अच्छा। और ये जो लोकल स्टेशन कमांडर्स होते हैं वो बातचीत सारा वक्त लगे रहते हैं, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग करनी होती है, तो वो मिलते भी रहते हैं लोग जो जेलों में होते हैं, फिर उनकी बात भी सुनते हैं और कुछ देखने के लिए कि मूड क्या है क्या नहीं है।
तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो राब्ते हैं। अच्छा। ये एक नॉर्मल आईएसआई के जो स्टेशन कमांडर है, इस पार्ट ऑफ द जॉब। जब कोर कमांडर इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर एमआई इन्वॉल्व हो जाती है। आईएसआई जो है वो अपनी तरफ, और कोर कमांडर जो है वो उसका राब्ता एमआई के साथ होता है। मगर कोर कमांडर का रास्ता जो है वो जीएचक्यू के साथ भी राब्ता होता है। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ का कोर कमांडर कौन है, वो कितना एतमाद है चीफ का या जीएचक्यू का उनके ऊपर कि वो एक्ट करे एज अ गो बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल जब नून लीग के साथ सारी बातें चल रही थी, जब को निकालना था तो आईएसआई की भी चल रही थी और जीएचक्यू की भी चल रही थी, तो कोर कमांडर वाज नॉट इन्वॉल्व लाहौर का। अच्छा। उसमें आईएसआई वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व। अच्छा, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि गड्ढापुर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया उसमें यही था कि खान साहब जो बात कहना चाह रहे थे वो पैगाम पहुँचाया उन्होंने पैगाम सुन लिया। अच्छा। तो ये इस हद तक पैगाम जो गया वो सुन लिया, कन्वे हो गया। उससे पहले खान साहब ने ग्राउंड प्रिपेयर कर ली थी कि मैं तो इन्हीं से बात करूंगा और किसी से नहीं। तो फिर गंडापुर साहब आपको पता है वो मिलते रहते हैं वहाँ। जी, उन्होंने एतराफ़ खुद भी किया है, मुझसे कहा है। तो बस फिर तो उन्होंने जाके कहा जी हम ये करने के लिए तैयार हैं अगर आप ये करें। अब वो लंबे चौड़े लिस्ट थी डिमांड्स की, कुछ हवा हमारे तक भी पहुँच जाती है, वो चिड़िया घूमती रहती है। तो उससे जो 3 मेन डिमांड्स थे वो रिजेक्ट कर दिए आउटराइट। अच्छा। एब्सोल्युटली नॉट। आगे से जवाब आ गया कि ये बात आगे बढ़ ही नहीं सकती, इसको तो आगे ले जाने नहीं है हमने। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। खान साहब के क्या डिमांड थे वो आज आपको मैं बता देता हूँ। बाकी तो छोटे छोटे थे ना कि लोगों को जिन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है उनको छोड़ दें, जिनके खिलाफ केसेस किए हुए वो विड्रॉ कर लें, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके सब छोटी मोटी। जी, ये जिक्र भी आपने किया था पिछले प्रोग्राम। मगर जो मेन डिमांड थे वो ये थे, नंबर 1 कि मुझे रिहा किया जाए, मेरे केसेस ख़त्म किए जाए, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2 इलेक्शंस करवाए जाए, और क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और उसके अंदर रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये 3 डिमांड्स। अच्छा। तो उधर से तो एब्सोल्युटली नॉट ही आ गया। मतलब है कि मैं क्या आपको बताऊं किस तरीके के साथ एब्सोल्युटली नॉट आया है, जैसे कि ये था रिजेक्शन कि क्या तुम बात कर रहे हो, यू डिमांड्स आर रिजेक्टेड, टोटली रिजेक्टेड, टोटली। इसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि आपके साथ बात भी हो सके। वैसे किस जोन में ये डिमांड्स भेजी गई, जब आपको पहले माहौल पता है तो फिर भी ये डिमांड रखना? तो ऐसे ही होता है ना, नेगोशिएशन में आप मांगते हैं, बहुत ऊपर से जाते हैं। वो कारपेट जो है 50,000 का बेचते 500 पे। तो यही होता है, डिमांड आप मैक्सिमम करते हैं। अब खान साहब ने भी मेरे ख्याल 15 डिमांड्स, 12 या 15 डिमांड रखे थे, पूरी लिस्ट बना दी थी। अच्छा। यही होता है ना कि पूरी लिस्ट बनाते हैं। हाँ। एक डिमांड तो नहीं होता ना, ताकि फिर नेगोशिएशन हो सके। तो उन्होंने बाकी लिस्ट तो देखी कोई नहीं है, नाइदर है नो देयर, ए जड़े ने एब्सोल्युटली नॉट, स्क्रू ऑफ। स्क्रू ऑफ। अच्छा। हाँ, वो मलिक रियाज साहब वाला स्क्रू ड्राइवर। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये जहाँ जाके गुडिया होना है आप। अच्छा। तो ये तो हो गई। उसके बाद खान साहब को पता चला कि गल नहीं बनी, उनकी करिए। तो उस वक़्त फिर खान साहब ने जब ये बयान दिया था ना कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ प्रोवाइडेड, ये उस माहौल में दिया था जिसमें अभी ये डिमांड पेश किए गए थे, ताकि और थोड़ी सी नरमिश हो। ठीक है, थोड़ा वो बढ़े आगे। मैं बढ़ गया हूँ। हाँ, मैं इतना आगे आ गया हूँ। ठीक। तो जब ये एब्सोल्युटली नॉट आ गया वहाँ से, रिजेक्टेड, एब्सोल्युटली नॉट, तो खान साहब ने सोचा हुण मैं की करा। उन्होंने यू टर्न मारी है। अब उन्होंने क्वालिफिकेशंस क्या करनी शुरू कर दी। मैंने तो ये कहा था, ये मेरा मतलब ये था, ये तो मैंने नहीं कहा, ये मैंने कहा, ये नहीं मैंने कहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब वो उस स्टेज पे आ गए हैं, और साथ साथ उन्होंने फिर अपनी लाइन जो है वो, क्योंकि उनको फिक्र ये था कि मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो ये ना समझे कि मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। अब अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि डिमांड तो रिजेक्ट हो गए, बात आगे नहीं बढ़ रही, तो अब आई बेटर डू समथिंग। तो उन्होंने फिर वही यूजुअल, वही जो है ना अपने पुराने स्टाइल में आ गए वापस, कि मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने ये, और साथ 1-2 और डिमांड्स भी अब क्रिएट कर दी हैं, आपने देखा ही है। तो दैट इज़ व्हाट वाज गोइंग ऑन, विच इज़ वाई मैंने ये कहा था कि ये बात कही नहीं जाएगी। तो ये तो इट्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट वाज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन नाउ। खान साहब इज़ इन स्टेट ऑफ डेस्परेशन, और वो समझते हैं कि अब मैं क्या करूँगा। अब वो उन्होंने दूसरा पैग उठा लिया है। क्या? वो यही पैग उठा लिया कि जी जो बांग्लादेश में हुआ है जी, और पाकिस्तान में भी 2 महीने के अंदर अंदर आवाम खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है बांग्लादेश के वाक़े के बाद, लगता है। ये क्या है, हेलुसिनेशन है या दिमाग में कुछ ऐसा हालात की मुताबिकत लग रही है बांग्लादेश के साथ जो हुआ वहाँ पे? अब खान साहब वार्निंग देनी शुरू कर दी, धमकी देनी शुरू कर दी ना कि आप मेरी बात मान लें
ताकि क्राइसिस ना आए। आप नहीं मानेंगे तो क्राइसिस आ रहा है। वो क्या क्राइसिस आ रहा है? वो उसी किस्म का क्राइसिस आ रहा है कि आवाम खड़ी हो जाएगी। जैसे बांग्लादेश के अंदर विदाउट एडवांस वार्निंग 2 महीने पहले किसी को पता ही नहीं था कि ये कोई इशू है, एकदम आवाम खड़ी हो गई क्योंकि बेचैनी थी बहुत से इश्यूज़ के ऊपर। एक चिंगारी लगी और उसके साथ आग लग गई, और आग जो है यहाँ तक आ गया कि हुकूमत गिर गई है, प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब खान साहब ने वो रुख वो पकड़ लिया कि 2 महीने हैं आपके पास, और 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ भी कोई ना कुछ होने वाला है, और जब वो होगा तो आप उसको रोक नहीं सकेंगे, और फिर यहाँ भी उसी किस्म की इनकलाब आएगा, या उस किस्म की अपराइजिंग होगी, या रिवोल्ट होगी, और या चेंज आएगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसे इसको रोके। उससे रोकने का एक ही तरीका है कि मेरे साथ बात करें और रास्ते और सारे जो है ना मरम पट्टी करके हम आगे बढ़ें, और वो जो मैंने पहले कहा था कि मुझे छोड़ें, केसेस ख़त्म करें, इलेक्शन कराएं और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं, और कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने बांग्लादेश का ये हवाला इसलिए दिया है कि यहाँ भी 2 महीने, अब 2 महीने क्यों कहा उन्होंने, 1 महीना क्यों नहीं कहा, 3 महीने क्यों नहीं किए? वो मेरा ख्याल है वो थोड़ा, अगर वो कहते हैं कि बस इसी महीने कुछ होने वाला है, तो वो तो अगले 2 हफ्ते में फिर प्रोग्राम शुरू हो जाने थे कि कुछ नहीं हुआ। तो अब थोड़ा सा टाइम तो देना है ना, कि इस टाइम के अंदर कुछ डेवलप हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब वो क्या डेवलप सोच रहे हैं, क्या डेवलप होगा, क्या नहीं डेवलप होगा, क्या वो फ़लसफ़ा है, उसके पीछे अब और भी लोग हैं। अब जमात इस्लामी के जो नए अमीर हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि जो बांग्लादेश में हुआ है यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि आवाम बड़ी बेचैन है, बड़ी महंगाई हो चुकी है, बड़ा ये हो गया, बड़ा वो हो गया, और इकॉनमी तकलीफ़ में है, और जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेशन कर रही है, जमहूरी रवाज ख़त्म हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही, मफामत नहीं हो रही, और रिप्रेशन हो रही है, एंड सो ऑन, और ऊपर से इकनॉमिक हालात और ख़राब हो रहे हैं, आवाम के ऊपर बड़ा बोझ पड़ रहा है। तो ये उम्मीद है एक कि बांग्लादेश के अंदर जैसे विदाउट वार्निंग एक किस्म की कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गई अवामी, वो इसी तरीके से श्रीलंका में भी इसी तरीके से कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गई थी, पता ही नहीं चला, हालात ख़राब थे एकदम, किसी एक वक्त पे कोई चिंगारी हुई और उड़ गया। ट्यूनीसिया में भी ऐसे ही हुआ था, और जगह पे भी, टर्की में भी हमने देखा है ऐसे हुआ, मगर उसको रोक लिया गया, अर्दोगान ने उसको रोक लिया, मगर वहाँ भी वो लोग बाहर निकल आए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसकी तरफ इशारा है कि हालात यहाँ इतने अच्छे नहीं हैं, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं। बलूचिस्तान का फ्रंट खुला हुआ है, केपी का फ्रंट खुला हुआ है, तालिबान का फ्रंट खुला हुआ है, ठीक, इसी तरीके के साथ महंगाई का फ्रंट खुला हुआ है, एंड और भी बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं। हर रोज़ 2 सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं ऑन एवरेज, दहशतगर्दी। तो ये इतने फ्रंट खुले हुए हैं, और कोई किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिल रही है आवाम को, और ना ही कोई बड़ी बेल आउट मिल रहा है कहीं से, और तंगी नज़र गुस्सा नज़र आ रहा है आवाम के अंदर हर जगह में। तो इसकी ये वजह है कि किसी वक्त कुछ हो सकता है। तो उसके लिए आप अभी से कुछ इक़दाम करें ताकि हम वो रास्ते पे मत जाएं। वो रास्ता हुआ तो इंतशार होगा, क्राइसिस होगी, अनारकी हो जाएगी, और फिर फ़ौज को बुलाना पड़ेगा, और जब फ़ौज आएगी तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता क्या करती क्या नहीं करती। और इसलिए बेहतर ये है कि अभी किसी किस्म की कोई चीज़ मरम पट्टी कर ली जाए इन एंटिसिपेशन कि वो वक्त ना आए। ये अब इमरान खान का भी ये बयानिया शुरू हो गया है, जमात इस्लामी ने भी ये कहना शुरू कर दिया है, पीटीआई भी ये कह रही है, और लोग भी, मंजूर वसान भी कह रहे हैं कि सियासतदानों के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है ना आयशा, के बेचैनी तो है ना, गुस्सा तो है अवाम में। ये जो महंगाई हुई है और ये जो बिजली की कीमतें हैं, ये तो हर बंदा गुस्से में है। मैं भी गुस्से में हूँ, तुम भी गुस्से में हो, सारे हम गुस्से में। और यहाँ अगर कोई चिंगारी लग गई, किसी ने खड़े होकर कुछ कर दिया, सब जगह पे मामला तो एक ही है ना। इस वक्त महंगाई ने सबके गले काट दिए, और ये जो गवर्नमेंट ने जो प्लान्स बनाए हैं, दे आर नॉट सक्सीडिंग, एंड सो देयरफॉर कि आवाम का गुस्सा आ जाए उसको कैसे कम करना है। तो इस बेसिस के ऊपर खान साहब ये कह रहे हैं। आधी उनकी उम्मीद है कि यार हो जाए कुछ तो अच्छा है, और आधी ये है कि वो समझते हैं कि कंडीशंस तो हैं, अब होता है या नहीं होता वो नहीं बंदा कह सकता। और फिर ये लोग जो अभी कंपैरिजन्स करने शुरू कर दिए उन्होंने कि क्या यहाँ चिंगारी लग भी सकती है कि नहीं, क्या ही लग सकती है, हाँ। और अगर लगती है तो क्या वो सारे मुल्क के अंदर आग लगेगी या सिर्फ 1-2 जगह पे लग जाएगी, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। बांग्लादेश में तो ऐसे नहीं हुआ। फिर ये कि वहाँ की आर्मी की जो मदाखलत है, उन्होंने वापस डेमोक्रेसी की तरफ रुख किया है। और यहाँ तो ट्रेडिशन यही है कि जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो जब आर्मी टेक ओवर करती है या मदाखलत करती है तो वो जमहूरियत की तरफ नहीं जाती, वो कहीं और चले जाती है। क्योंकि यहाँ अगर जमहूरियत की तरफ जाएंगे तो फिर सारी सियासी जमातों को खुली छुट्टी देनी पड़ेगी, जिसमें पीटीआई भी है और खान साहब भी है, तो यहाँ वो रास्ता नहीं पकड़ेगी। तो ये भी फिर खदशात जो है ना वो आने शुरू हो जाते हैं।